हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड ऑल्सो योर स्टडी इज़ गोइंग वेरी वेल। सो जैसा कि कल फेस्टिवल था, ठीक है, होली फेस्टिवल सबने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। आई होप सबको बहुत मज़ा आया होगा। तो अब बाकी सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए स्टडीज़ पे मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से कंसंट्रेटेड हो जाओ, ठीक है। कहीं भी मतलब कोई भी ज़रा सा भी टाइम अब वेस्ट करने का टाइम नहीं बचा है आप सभी के पास। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे DSSB PGT बायोलॉजी की 2018 वाला हमने मतलब स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने 14 से शायद 14 क्वेश्चन ही मतलब इसमें मैंने कंप्लीट हुए थे, ठीक है। 14 क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उसको फिर आज हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया था पेपर थोड़ा सा टफ है। टफ इन द सेंस कि यहाँ पे मतलब पेपर काफ़ी अच्छा है और अच्छे स्टैंडर्ड का है, ठीक है। सो यहाँ पे इसीलिए मुझे चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन करने की नीड है। अगर मैं चाहूँ तो मैं स्किप भी कर सकती हूँ, बट ऐसा नहीं है। सामने से मतलब तुम चीज़ों को देख के नज़रअंदाज करके अगर आगे बढ़ जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, बट ठीक है। टाइम, जिन चीज़ों में टाइम लगता है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे उसके लिए होती हैं। तो ये मत सोचो कि अरे आज तो मतलब 10 ही क्वेश्चन हुए, 12 ही क्वेश्चन हुए। देखो, क्वेश्चन के साथ में जो तुम्हें एक्सप्लेनेशन मिल रहा है ना, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वरना हम बुक सबके पास होती है, PDF सबके पास होता है, बट लिटरली बताऊँ कोई ऐसे पढ़ता नहीं है। या तो फिर आप ग्रुप स्टडी करो तो फिर चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं, या फिर आप मेरे साथ डिस्कस कर लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो आई थिंक कि मैं तो आपके साथ अवेलेबल हूँ नहीं, बट हाँ, एक ये प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं चाहती हूँ कि हाँ, मैक्स टू मैक्स कंटेंट हम यहाँ पे डिस्कस करें, एलेबोरेट करें, ताकि चीज़ें आप तक ईजिली पहुँच सकें। तो चलो चलते हैं आज का जो भी मतलब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। और बाकी एक चीज़ यही कहना चाहूँगी यार कि एटलीस्ट कम से कम कुछ तो कमेंट सेक्शन में लिख के जाया करो, चीज़ें सही लग रही हैं, नहीं सही लग रही हैं, इज़ देयर एनी काइंड ऑफ नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू that please mention your don't forget to mention your comments in the comment section. So today we are going to start from the question number 15. The question number 15 is, which of the following is a condition where रैपिड मस्कुलर स्पाज्म, ठीक है, रैपिड मस्कुलर स्पाज्म अकर ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में अगर लो कैल्शियम है तो रैपिड मस्कुलर स्पाज्म होगा। उसके लिए यहाँ पर देखो कंडीशन है जो उसको क्या नाम दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शंस आर वेव समिशन, मसल फटीग, टिटैनी और रिगर मॉर्टिस। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका क्या आ जाता है? टिटैनी आ जाएगा, ठीक है। टिटैनी की कंडीशन, जब टिटैनी है, टिटैनी इज अ सिम्टम दैट इन्वॉल्व्स इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है विच अकर ड्यू टू लेस कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड नोन एज हाइपोकैल्सीमिया। मतलब फैक्टर क्या है? हाइपोकैल्सीमिया या लो कैल्शियम इन योर ब्लड विच कॉजेज अ टिटैनी. Tetany is a disorder characterized by enhanced neuromuscular excitability that is caused by various metabolic abnormalities. So the option is low calcium, यानी कि hypocalcemic factor की वजह से क्या कॉज हो रहा है? टिटैनी कॉज हो रही है। बाकी के जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं इसको भी हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मतलब हम थोड़े से यही देख लेते हैं कि हाइपोकैल्सीमिया वाली जब कंडीशन होगी, ठीक है, लो कैल्शियम इन ब्लड, तो उससे रिलेटेड और कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे टिटैनी तो हो ही रही है, टिटैनी के साथ साथ में आपको मसल क्रैम्प्स या फिर मसल स्पाज्म भी देखने को मिलता है। फिर टिटैनी आ जाएगा, सीजर्स भी जो है वो इसी के थ्रू मतलब होता है। और फिर है 4th नंबर पर ये है पेरिस्थेसिया, ठीक है। और 5th वन है जो वो क्या है? लैरेंजियल एंड ब्रोंकियल स्पाज्म है, ठीक है। अब इसमें देखो तुम थोड़ा सा देखना चाहो, देखना इन द सेंस कि मतलब मैं बोल रही हूँ, इफ़ यू फील द नीड यू कैन राइट, अदरवाइज जस्ट स्किप इट। तो देखो, मसल्स क्रैम्प्स या स्पाज्म जो है इसमें क्या होता है? लो कैल्शियम कैन लीड टू पेनफुल मसल क्रैम्प स्पाज्म। इवन टिटैनी में क्या है? स्टिफनेस एंड स्पाज्म ऑफ मसल्स, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके बाद में जो आ जाता है हमारा टिटैनी, ये क्या है? कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड इरिटेबल नर्व्स ऑफन एसोसिएटेड विद हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। उसके बाद सीजर्स में देखो क्या होता है कि हाइपोकैल्सीमिया कैन इंक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व सेल्स, ठीक है, पोटेंशियली लीडिंग टू सीजर्स स्पेशली इन सिवियर केसेस।
उसके बाद में आता है पेरिस्थीसिया। इसमें क्या होता है, नंबनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन हो जाता है, पर्टिकुलरली इन द हैंड, फीट एंड अराउंड द माउथ आर कॉमन। उसके बाद में जो फोर्थ वाला है वो है लैरिंजियल एंड ब्रोंकियल स्पाज्म। इसमें क्या होता है कि इन सिवियर केसेस spasm of the muscles in the throat and airways can cause difficulty in breathing, stridor, a high pitched breathing sound and even laryngospasm। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हाइपोकैल्सीमिक फैक्टर से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने ये डिजीज़ आपके साथ यहाँ पे मेंशन की हैं। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा मसल फटीग। देखते हैं मसल, नेक्स्ट है जो ऑप्शन बी है मसल फटीग। ये तो मतलब सबको नॉर्मली पता ही होगा कि ये किस लिए होता है। सो इट इज़ कॉज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या है, बाय प्रोडक्ट है। कब बनता है ये, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। ठीक है, तो इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक मेटाबॉलिज्म इन विच बॉडी प्रोड्यूसेस एनर्जी विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। सिंस द डिस्कवरी ऑफ लैक्टिक एसिड, होता क्या है कि व्हेन मसल वर्क्स intensively or for extended periods, especially when oxygen supply is limited, they switch to anaerobic metabolism, energy production without oxygen. A byproduct of this product is lactic acid। तो ये हो जाएगा आपका मसल फटीग के लिए। फिर उसके बाद में आता है रिगर मोर्टिस। उससे पहले में देखो ये हाइपोकैल्सीमिया हमने देख लिया ना, कुछ डिजीजेस जो है वो हाइपर कैल्सीमिक फैक्टर की वजह से होती हैं। ठीक है, तो इनको भी एक बार मतलब सुन लो, अगर ज़रूरत है तो नोट भी कर सकते हो। तो देखो जब हाइपर कैल्सीमिक वाली कंडीशन होगी, यानी कि हाई कैल्शियम लेवल इन द ब्लड कैन कॉज अ रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे तो हाइपर कैल्सीमिक की वजह से देखो जो प्रॉब्लम्स हैं वो किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, बोन पेन हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकती है, एंड इन मतलब सीवियर केसेस हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, एंड इवेंचुअली कॉज डेथ हो सकता है। अब जो फाइनली आता है हमारा वो मसल फटीग बता दिया, लैक्टिक एसिड डिपोजिशन की वजह से होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड बनता है। बाकी मैकेनिज्म की ज़रूरत है तो थोड़ा सा ध्यान से डिटेल में इसको पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चंस आ सकते हैं और भी डीप में। फिर आता है फाइनली हमारा जो रिगर मोर्टिस है, इसको देखते हैं क्या होता है इसमें। तो रिगर मोर्टिस देखो ठीक से मालूम, मतलब कुछ पता भी होगा, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो ध्यान से सुनो। रिगर मोर्टिस क्या है, एक टेम्परेरी स्टिफनिंग होती है। आपने डेड बॉडी देखी है, डेफिनेटली अब तक की लाइफ में तो देखी ही होगी कहीं ना कहीं। उसको अगर वो क्या होती है, मतलब नॉर्मल वैसी होती है कि जैसे हमारी बॉडी होती है। अगर उन मतलब जो बॉडी है उसके हाथ अगर मतलब बाहर की तरफ लटक रहे हैं और आप चाहो कि उसको क्लोज करके बॉडी के पास ले जाओ, तो क्या ऐसा हो पाता है? अगर नहीं हो पाता है ना, फेशियल एक्सप्रेशन अगर देखा होगा, मुंह कुछ लोगों का मतलब खुला रह जाता है, तो क्या आप उसे बंद करने की कोशिश कर सकते हो, या कई कोशिश की भी होगी तो क्या वो बंद हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्टिफनेस आ जाती है, किसमें, मसल्स के बीच में। तो रिगर मोर्टिस जो है वो क्या है, इज अ टेम्परेरी स्टिफनिंग ऑफ द मसल्स एंड जॉइंट्स इन अ डिसीज्ड बॉडी। डिसीज्ड बॉडी मतलब कि जो बॉडी सीज हो चुकी है, इवन इवेंचुअली कह सकते हो कि जो बॉडी डेड हो चुकी है, कॉज्ड बाय केमिकल चेंजेस इन द मसल्स आफ्टर डेथ। और इसमें भी देखो सबसे पहले जो रिगर मोर्टिस है उस ये सबसे पहले छोटी मसल्स जो होती हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। तो छोटी मसल्स कहाँ पे, हमारे फेस में जो है, मतलब जो फेशियल मसल्स हैं वो कैसी हैं, छोटी होती हैं। तो सबसे पहले रिगर मोर्टिस का जो मतलब जो सिम्टम है वो सबसे पहले फेस पे देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में 6 से 8 घंटे के अंतराल में वो क्या है, मतलब पूरी बॉडी की मसल्स जो हैं वो क्या कर जाती हैं, स्टिफ कर जाती हैं। सो इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट यूजुअली बिगिनस विद इन आवर ऑफ डेथ। ठीक है, मरने के 1 घंटे के अंतराल पे ये चीज़ शुरू हो जाती है, एंड कैन अफेक्ट स्केलेटल मसल्स, द मायोकार्डियम एंड द इंटरनल ऑर्गन्स। रिगर मोर्टिस फर्स्ट अपीयर इन स्मॉलर मसल्स ग्रुप लाइक द फेस एंड जॉ। ठीक है, सबसे पहले फेस और जॉ में, जॉ की मसल्स जो है उसमें स्टिफनिंग हो जाती है। देन प्रोग्रेसेस टू लार्जर ग्रुप्स लाइक द नीज एंड एल्बोज। मसल्स बिकम फुल्ली स्टिफ आफ्टर 8 to 12 आवर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और बाकी अगर इसके मैकेनिज्म में तुम जाना चाहोगे, तो अगर तुमने मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ा हुआ है तो तुमने देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता है, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, मायोसिन कैसा होता है, मतलब मायोसिन जो है वो क्या करता है, एक्टिन से बाइंड करता है। ठीक है, जब बाइंड करता है, ये देखो इस तरीके के, ये एक्टिन जो है इसके ऐसे दो वो होते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके वाला तुमने अगर डायग्राम एनसीईआरटी वाला देखा है, देख लेना। वैसे मैं मतलब यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करने वाली।
तो ये दोनों दो हैं, ये क्या है, दो एफेक्टिन होते हैं, फिर उसी के साथ में दो ट्रोपोमायोसिन के दो फिलामेंट्स कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है। दो एफेक्टिन होता है, दो ट्रोपोमायोसिन होता है, और हर जो ट्रोपोमायोसिन होता है उसी ट्रोपोमायोसिन पे 3 सब यूनिट्स लगी होती हैं। ये जो ट्रोपोमायोसिन होता है, इसी ट्रोपोमायोसिन पे क्या होता है, 3 सब यूनिट्स लगी होती हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, TPI होता है, TPC होता है, और एक होता है TPT करके होता है, ठीक है। तो देखो जो आई वाला होता है, मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, तुम्हें ज़रूरत है तो नोट कर लो। आई वाला जो है ये इनहिबिट करता है एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। जो एक्टिन फिलामेंट है उसकी एक्टिव साइट को ये क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो TPC है ये क्या करता है, ये प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर कैल्शियम आयंस ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन के टाइम में जो सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम रिलीज होता है वो आकर के किससे बाइंड होता है, C से, ठीक है। तो ये कैल्शियम मतलब कैल्शियम डाइवेलेंट के लिए ये बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है, TPC वाला, ठीक है। 3 गोले हैं, इन्हीं 3 गोलों का ये है मतलब। और TPT जो है ये बाइंड विद ट्रोपोमायोसिन, ये ट्रोपोमायोसिन के साथ में मतलब ये लगा होता है, मतलब इस फिलामेंट के साथ में एक गोला जो है ये ट्रोपोमायोसिन से ही अटैच होता है। जो आई वाला है ये इनहिबिट करता है एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन का, और जो बाकी कैल्शियम वाला है ये मैंने तुम्हें बता ही दिया है। तो होता क्या है एक्चुअली, मसल कॉन्ट्रैक्शन ध्यान से जब तुम पढ़ोगे या उसका मैकेनिज्म पढ़ोगे तो देखोगे कि यहाँ पे मतलब सारा प्रोसेस होता है, कैल्शियम आके बाइंड होता है, ये सारी चीज़ें। फिर जब ये हमारा जो ये वाला होता है मायोसिन फिलामेंट, ठीक है, मायोसिन फिलामेंट की इस साइड पे एक तो होती है ATP बाइंडिंग साइट, ठीक है, एक ATP बाइंडिंग साइट होती है और दूसरी होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो जब कैल्शियम आकर के बाइंड करता है यहाँ से तो इसमें कन्फर्मेशनली चेंज होता है, मतलब ये रोटेट कर जाता है, और रोटेट कर जाता है तो इसका जो आई साइट वाला होता है ये मतलब कि ये वाला जो होता है, जो आई साइट होती है ये फ्री हो जाती है। तो फ्री हो जाती है तो ये मायोसिन का हेड जो है ये जा करके, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं ना, HMM और LMM होता है। तो जो इसका हेड होता है ये जा करके, इसमें 2 हैं, एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट जा करके इससे मतलब अटैच हो जाती है, एक क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर लेता है। दूसरा जो होता है ये ATPase बाइंडिंग साइट होती है। तो इस जगह पे जब ये बाइंड होता है तो यहाँ पर एक मतलब इसको अब क्या करता है, ये बाइंड होने के बाद में ये यहाँ पे थिन फिलामेंट है, इसको अंदर की तरफ में ऐसे पावर स्ट्रोक लगता है, ठीक है, इस तरीके से अंदर की तरफ इसको खींचता है। तो जब खींचता है तो ATP की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक ATP का हाइड्रोलिसिस होता है यहाँ पे। तो एक ATP खर्च हुआ, अब ये इधर आया। अब उसके बाद में क्या करता है, जब यहाँ पे फिर से इस हेड को इस एक्टिन बाइंडिंग साइट से जब छूटना है एक्टिन फिलामेंट से, तो उस जगह भी एक ATP की ज़रूरत होती है। लेकिन होता क्या है कि नॉर्मली देखो इंसान सर्वाइव है तो ये ATP बाइंड हुआ, यहाँ पे ATP की हाइड्रोलिसिस हुआ, ये यहाँ से खींच के यहाँ पे गया, ठीक है, नॉर्मली यहाँ से यहाँ चला गया। लेकिन क्या है, सपोज दैट पर्सन की जब डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में दूसरा ATP ना आकर के यहाँ पे दूसरा ATP नहीं आता है और इस क्रॉस ब्रिज को नहीं तोड़वा पाता है, जिसकी वजह से क्या है ये इसके साथ में अटैच ही रह जाता है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम अगर आप देखोगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो ये इसके साथ ही अटैच रह जाता है, इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे फिर नॉर्मली जो मसल थी वो फिर से रिलैक्स हो नहीं पाई, वो कॉन्ट्रैक्ट फेस में ही रह गई, और फिर इस वजह से वो क्या करती है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन या कह सकते हैं कि स्टिफनिंग वाली कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। आई होप मैं समझा सकी। बाकी देखो थोड़ा सा टाइम भी कम है, हम डिटेल में फिर किसी और क्लास में देखेंगे इसको। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज अ प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। स्केलेटल मसल्स का ही प्रॉब्लम ऊपर भी हो रहा था, स्केलेटल मसल्स की ही प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, मतलब कि कह सकते हैं एक ही चैप्टर से इन्होंने 2 क्वेश्चंस को ठीक से फ्रेम किया है, जैसे रेस्पिरेशन वाले से दिया गया था। तो यहाँ पे देखो जेनेटिक डिसऑर्डर बताना है, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में देखो आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं वो क्या है, माइस्थीनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, गाउटी अर्थराइटिस और रिमेटिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले आंसर जो है वो क्या आ जाता है आपका, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है क्या, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। पहली बात ये तो जितनी भी मतलब ये सारी डिजीजेस मेंशन है यहाँ पे, ये सारी किससे हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें से कुछ हैं जो कि क्या है ऑटो इम्यून है और कुछ हैं वो जेनेटिक डिजीजेज हैं, ठीक है, मतलब कि
जैसे सबसे पहले ऑटो इम्यून की बात करूँ तो जो पहला ऑप्शन दे रहा है आपका ये माइसीनिया ग्रेविस, ये क्या है, एक ऑटो इम्यून है। यानी कि माइसीनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट वीकेंस द मसल। होता क्या है इसमें कि ग्रेव मसल वीकनेस होने लगती है, इसको लैटिन वर्ड में कहा गया है ग्रेव मसल वीकनेस, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस एमजी आर नॉट एज ग्रेव एज द नेम इम्प्लाइज। होता क्या है इसमें कि अफेक्ट क्या करता है, मसल कंट्रोल को, और मसल कंट्रोल को अफेक्ट करने की वजह से आई और आईलिड में डिसऑर्डर होने लगता है, फेशियल एक्सप्रेशन में डिसऑर्डर होने लगता है, चीविंग में, टॉकिंग में, स्वॉलोइंग में और आर्म्स एंड लेग्स में। तो मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। साथ ही साथ द मसल दैट कंट्रोल ब्रीदिंग एंड नेक मूवमेंट ऑल्सो में भी अफेक्टेड। फिर ये यंग एडल्ट वुमेन में भी, अंडर 40 ईयर्स में भी हो सकता है, और ओल्डर मैन यानी कि मतलब 60 के पार जो हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टम्स में क्या हो सकता है, मतलब जो मैंने बताया प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है यहाँ पे। विद एमजी माइस्थीनिया ग्रेविस नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्व्स एंड मसल्स इज स्टॉप्ड। होता क्या है वो सुनो ध्यान से। एट द प्लेस वेयर नर्व एंडिंग कनेक्ट विद मसल्स दे कंट्रोल द नर्व मसल जंक्शन। यानी कि जो प्रॉब्लम है सारी वो कहाँ पे, नर्व मसल जंक्शन में आपको देखने को मिलती है, और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। उसके बाद में जो दे रहा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें क्या होता है, देखो एक बार इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को हम थोड़ा सा इमेजेस की हेल्प से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, शायद ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले तो मतलब ये है क्या, इसके बारे में पहले इसका मतलब बेसिक जानो कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिजीजेस दैट कॉज प्रोग्रेसिव वीकनेस एंड लॉस ऑफ मसल मास। मसल मास मतलब समझ रहे हो, ये देखो नॉर्मल मसल जो है वो कितना अच्छा से, मतलब अच्छे से हेल्दी है, ग्रो किया है बढ़िया से, ठीक है। बट जब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाता है पेशेंट जो है वो, उसकी मसल्स कैसी हो जाती हैं, एट्रोफीड मसल्स हो जाती हैं। मतलब ये देखो कितना पतला सा स्पिंडल शो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब कि प्रोग्रेसिव वीकनेस, लगातार जो है वो वीकनेस होती रहती है और मसल मास जो है वो लॉस होता रहता है। इन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एबनॉर्मल जीन्स म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से लीड टू मसल डिजनरेशन मोस्ट फ्रॉम बिगिनिंग इन द चाइल्डहुड। मतलब बचपन से ही ये प्रॉब्लम होती है बच्चों में। और साथ ही साथ डैमेज मसल्स बिकम प्रोग्रेसिवली वीकर। मोस्ट पीपल हु हैव कंडीशन इवेंचुअली नीड अ व्हील चेयर, ठीक है, व्हील चेयर की नीड आ जाती है। अदर सिम्टम्स इंक्लूड ट्रबल इन ब्रीदिंग, स्वॉलोइंग, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इसमें। अब देखो जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में एक हेल्दी मसल है, ठीक है, नॉर्मल हेल्दी इंसान है, लेकिन जब उसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, मतलब उसके जीन में कुछ डिफेक्ट हो गया, तो इसमें, और जो माइस्थीनिया ग्रेविस है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब उसमें अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी की मसल्स को क्या करता है, इफेक्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन ये क्या है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब यहाँ पे जीन के लेवल पे जो है वो चेंज हो रहा है। तो हुआ क्या कि मतलब वीकनिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ स्केलेटल मसल्स ओवर टाइम, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके की कंडीशंस जो है वो निकल के आ रही हैं। देन आफ्टर दैट यहाँ पे सिम्टम्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, मतलब बॉडी के किस किस पार्ट को ये अफेक्ट करता है। सबसे पहले आ जाती है ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद में हार्ट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ जाती है, ट्रबल इन स्वॉलोइंग, निकलने में दिक्कत होती है, स्टिफ जॉइंट्स हो जाते हैं, मसल स्टिफनेस आ जाती है, ट्रबल इन वॉकिंग हो जाता है, मसल वीकनेस हो जाती है। मतलब ये सारे देखो जो भी रीज़न है, पेल्विक रीजन, ये सारे रीज़न के मसल्स जो हैं इसमें वीकनेस हो जाती है, और साथ ही साथ हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। देन अगर हम टाइप्स की बात करते हैं ना, तो आपके सिलेबस में भी बेसिकली 4 तरीके की दे रखी हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब मैं 3 ही डिस्कस कर रही हूँ, बट मैं चौथी भी तुम्हें बता दे रही हूँ ओरली क्या है वो। तो अगर मैं हम टाइप्स की बात करते हैं तो बेसिकली ये 9 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। बट जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, मतलब टीजीटी पीजीटी के लेवल पे भी कह सकते हो कि कम से कम मतलब तुम्हें 4 से 5 तो तुम्हें अच्छे से पता ही नहीं चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो आ जाती है हमारी डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। ये डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि डीएमडी, ये क्या है, ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। इट इज़ मोस्ट कॉमन, बिगिनस विद बिटवीन द एज ऑफ 2 to 3, 2 से 3 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। होता क्या है कि अफेक्ट्स लोअर लिम्ब फर्स्ट, मतलब जो पैर वाला पोर्शन है इसको सबसे पहले इफेक्ट करता है, फिर उसके बाद ऊपर वाली बॉडी। इम्पैक्ट्स हार्ट एंड रेस्पिरेटरी मसल्स लेटर ऑन, फिर उसके बाद में हार्ट और रेस्पिरेटरी मसल्स को वो करता है। द मोस्ट कॉमन एंड सेवियर फॉर्म टिपिकली अफेक्ट बॉयज इन अर्ली चाइल्डहुड विद अ शॉर्टर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और ये जनरली जो है वो बॉयज़ में ज़्यादा होता है। मेल फीमेल जो होती है वो कैरियर होती है, लेकिन मेल्स में जो है ये होने के चांसेस
100% होते हैं। अभी देखेंगे इसका इससे क्वेश्चंस जो है उसमें भी बहुत पेडिग्री में भी भर भर के क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर उसके बाद में दूसरी वाली जो आती है हमारी वो आती है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, BMD के नाम से जानते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि सिमिलर टू DMD से ही सिमिलर है, मतलब ड्यूशेन से ही सिमिलरिटी है इसकी थोड़ी बहुत, लेकिन होता क्या है कि बट लेस सीवियर, ये लेस सीवियर है विद लेटर वनसेट एंड स्लोअर प्रोग्रेशन अफेक्टिंग मोस्टली बॉयज़। इस ये देखो होती कब है, ये 5 से 15 के बीच में होती है। इनका लाइफ मतलब जो एज ड्यूरेशन है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना। हैज़ स्लोअर प्रोग्रेशन देन DMD, मतलब DMD के कंपैरिजन में ये स्लोली अफेक्ट करती है। अफेक्ट्स हिप एंड पेल्विक एरिया फर्स्ट, कॉजेज मसल वीकनेस इन द हार्ट फॉर मस्ट, मतलब कि ये देखो यहाँ पे अभी मैंने बोला था ना कि व्हील चेयर वगैरह की नीड पड़ जाती है तो इंसान की हालत ऐसी हो जाती है, क्योंकि पेल्विक एरिया की मसल्स को अगर नहीं मतलब हेल्दी हैं तो क्या ही मतलब फिर आप कैसे खड़े हो सकते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका 3rd नंबर पे यहाँ पे जो दिया है वो है लिम्ब गर्डल, ठीक है, ओवर 30 फॉर्म्स। इसमें भी मतलब आगे 30 के बाद में आता है, स्टार्ट्स इन ईदर एडल्टहुड और चाइल्डहुड, दोनों में हो सकता है। क्रिएट मसल वीकनेस एंड एट्रोपी इन हिप्स एंड शोल्डर्स, हिप और शोल्डर रीजन। देखो इस लेडी का हाथ वगैरह भी और पैर तो है ही है, मतलब व्हील चेयर पर बैठी हुई है। LGMD प्रोग्रेशन इज डिपेंड ऑन द एज ऑफ ऑनसेट, मतलब वो एज पर भी डिपेंड करता है, मतलब बच्चा और एडल्ट दोनों में हो रहा है। तो लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसको हम लोग LGMD के नाम से जानते हैं, ग्रुप ऑफ कंडीशंस अफेक्टिंग द मसल्स ऑफ द अपर आर्म, अपर लेग, शोल्डर, हिप विद वेरिंग सेवेरिटी इन प्रोग्रेशन। उसके बाद में आ जाती हैं, मैं बाकी की जो बच रही हैं वो एक बार मैं एक पेपर पे मतलब तुम्हारे लिए लिख देती हूँ, तुम इसको नोट कर लो। तो ये देखो ये है सबसे, मतलब कि हैं बेसिकली वैसे 9 टाइप्स की हैं, बट तुम्हारे सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो 4 से 6 वाला जो है यही मतलब ज़्यादातर मेंशन किया गया है, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में मैंने देखा है तो जनरली यहीं तक तुम्हें दे रहा है, बाकी जानने में कोई बुराई नहीं है। तो सबसे पहला तो वही है डुशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, 3rd वन है बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, 3rd वन, फिर 2nd है बेकर्स, 3rd है मायोटोनिक है, 4th वाला है लिम्ब गर्डल आ जाता है, LGMD कहते हैं जिसको, 4th है फेसियो स्कैपुलो ह्यूमरल। वैसे ये साथ में लिखा है बट मैंने थोड़ा स्पेस देके लिखा है ताकि आपको इजीली पढ़ने में आ जाए, ठीक है। FSHD बोलते हैं इसको, फेसियो स्कैपुलो, मतलब फेशियल स्कैपुला वाला रीजन और ह्यूमरल रीजन में जो मसल्स की वीकनेस है वो FSHD हो जाएगा। फिर आ जाता है कंजेनाइटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी CMD, एक है ओकुलोफेरेंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसको OPMD बोलते हैं, और फिर 8th वाला जो है वो है डिस्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसको DD के नाम से जानते हैं, और 9th वाला जो है वो है एमेरी डेरिफस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि EDMD बोलते हैं उसको। बाकी इसमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना जान लो इतना ही सफिशिएंट। जैसे सबसे पहले है डुशेन्स एंड बेकर्स टाइप। इसमें देखो ये जो एरिया मेंशन है, ये जो हल्का सा तुम्हें ग्रे शेड में दिख रहा होगा, इसी एरिया की मसल्स में जो है वो डिजनरेशन होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, आई होप इट इज़ ईजिली विजिबल टू यू गाइज। उसके बाद में जो एमेरी डेरिफस अभी मैंने बताया था, एमेरी डेरिफस टाइप, ये हालांकि सिलेबस में मतलब जो ये वाली बुक है इसमें नहीं दिया हुआ है, RK पिल्लई में ये नहीं मेंशन है, लेकिन ये मैंने कुछ बुक्स में है, मतलब उसमें मैंने ये चीज़ देखी हुई है। तो एमेरी डेरिफस वाले में क्या होता है कि कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस यूजुअली बिगिनिंग इन द शोल्डर, ठीक है। ये देखो शोल्डर रीजन जो है, पेन क्यों नहीं चल रहा है, ये शोल्डर रीजन में आपको देखो दिखाई दे रहा होगा कि शोल्डर रीजन में, अपर आर्म्स में एंड लोअर लेग्स में, ये यहाँ पे लोअर लेग वाले कुछ पोर्शन को क्या है कर रहा है, ये अफेक्ट कर रहा है विद पोटेंशियल हार्ट इन्वॉल्वमेंट, मतलब हार्ट की भी कुछ मसल्स को ये इफेक्ट कर रहा है। तो ये एमेरी डेरिफस हो जाता है। फिर उसके बाद में फिर 3rd है जो कि क्या है, लिम्ब गर्डल टाइप का है, जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है लिम्ब गर्डल, यानी कि लिम्ब यानी कि हाथ और पैर वाली जो मसल्स हैं, और साथ ही गर्डल रीजन में मतलब ये चीज़ें आ जाती हैं, इस पोर्शन को क्या कर रहा है, ये अफेक्ट कर रहा है। फिर आता है 4th वाला, ये है फेसियो स्कैपुलो ह्यूमरल, जो भी मैंने बताया था। इसमें देखो फेशियल बोन्स मतलब फेशियल मसल्स को, ये वाला जो दिख रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है नहीं, इसको थोड़ा जूम करते हैं। ये फेशियल रीजन की जो मसल्स हैं इसको, ये हो गया, और बाकी पैर वाला ये पोर्शन, ठीक है, इसको ये इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये कौन सा है, फेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल आ जाता है। फिर उसके बाद में
लास्ट वाला है, मतलब यहाँ पे जो इस स्लाइड में जो है वो क्या है, ओकुलोफेरेंजियल टाइप का है, ठीक है। ओकुलोफेरेंजियल, ये भी मैंने बताया था तुम्हें, ओकुलोफेरेंजियल यानी कि ये कहाँ कहाँ पे अफेक्ट कर रहा है। ओकुलो मतलब आई से रिलेटेड है, ठीक है। तो आई से रिलेटेड जो मसल्स हैं उसको अफेक्ट कर रहा है, साथ में ये हाथ और पैर वाले पोर्शन को तो अफेक्ट कर ही रहा है। तो मतलब इस इमेज से तुम इजीली ये देख सकते हो कि हाँ कौन कौन सी, इसको तुम आराम से वीडियो को पॉज करना, इनके जो नाम हैं, नाम के साथ साथ में ये कौन कौन से रीज़न को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ये सारे जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हैं। बाकी एग्ज़ाम में तो बस यही सारा डुशेन वाला जो है यही है अब तक, मतलब कई बार PYQs की फॉर्म में आया हुआ है, ठीक है, और काफ़ी फेवरेट PYQ रहा है अब तक के पेपर में। बाकी इससे पेडिग्री भी भर भर के पूछी जाती है, ठीक है। तो ये कैसा एक तरीके का सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है। अब यहाँ पे देखो मदर नॉर्मल मदर है या कैरियर मदर है उस कंडीशन में, और फादर कैसा है, नॉर्मल है, ठीक है। सॉरी इस जगह पे मतलब पेन नहीं चल रहा है मेरा। ये फादर जो है ये कैसा है, नॉर्मल है। अब होता क्या है यहाँ पर कि ओनली मेल्स अफेक्ट बट फीमेल्स में भी कैरियर, इस कंडीशन में मेल जो है वो सबसे ज़्यादा बेचारे अफेक्ट होते हैं, बाकी फीमेल जो है वो क्या हो जाती हैं, कैरियर हो जाती हैं। अब देखो यहाँ पर फीमेल जो है वो कैसी है, अफेक्टेड है, तो 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर मान लो कुछ इस तरीके से है कंडीशन, तो अगर आप इसका चार्ट बनाते हो, फीमेल अगर दोनों पे होगा तब तो मतलब वो हो जाएगी, लेकिन अगर फीमेल सिर्फ क्या है, कैरियर है, तो इसका चार्ट बना के देखो, एक्स और ये वाई हो जाएगा। तो फीमेल देखो वो कैरियर ही आ रही है, लेकिन मेल जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे मेल जो है वो कैरियर हो जा रहा है। तो फिर ये डिपेंड करता है कि मतलब सिचुएशन कैसी है। तो देखो एक फीमेल जो है वो नॉर्मल है, एक मेल नॉर्मल है, लेकिन एक फीमेल कैरियर है और एक मेल जो है वो इफेक्टिव हो जा रहा है। मतलब ये तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ तुम इस तरीके से निकाल सकते हो। बाकी 8 ईयर ओल्ड जो है यहाँ पे फिर अफेक्टेड है, 10 ईयर ओल्ड नॉर्मल हो सकता है, या फिर मे नॉट बी कैरियर। 15 ईयर वाला जो है वो कैरियर ही हो जाएगा। मतलब मेल देख लो, ये मेल है अफेक्टेड है, ये मेल अफेक्टेड है, ये मेल अफेक्टेड है, तीनों कंडीशंस में मेल अफेक्टेड आ रहा है। बस एक ही कंडीशन निकल रही है जिसमें मेल अफेक्टेड नहीं है, और फीमेल जो है वो मतलब कि नॉर्मल भी हो सकती है या मे नॉट भी कैरियर हो सकती है। अब देखो 2 साल के बच्चे में, इसको थोड़ा सा 2 साल के बच्चे में मिनिमल और नो सिम्टम्स हैं, लेकिन 2 के बाद में जब है तो फिर क्या हो रहा है, देखो चीज़ें, ये 8 साल का बच्चा है, ये 2 साल वाला है, ये 8 साल वाला बच्चा है। इसमें देखो तुम इजीली देख सकते हो कि हाँ कितनी डिफॉर्मिटीज़ आ रही हैं। और फिर ये 15 साल वाला है जो कि मतलब पूरी तरीके से वैसा हो चुका है, ठीक है। सिवियर क्रिम्पिंग डिफॉर्मिटीज़ एंड कॉन्ट्रैक्चर्स, प्रोग्रेसिव एज वीकनेस स्पेशली ऑफ पेल्विक गर्डल मसल्स, मार्क्ड लॉर्डोसिस, enlarged क्लेव्स, ठीक है। काफ मसल्स यूजुअली बट नॉट ऑलवेज enlarged, ये होती हैं काफ मसल्स। लॉर्डोसिस डिसअपियर्स व्हेन चाइल्ड सिट्स। तो मतलब ये सारी हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर यू। बाकी वही डुसेन वाले में भी प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस है, काफ मसल हाइपरट्रॉफी, फटीग रहती है हमेशा, टो वॉकिंग रहता है, डिफ़िकल्टी इन क्लाइंब अप स्टेयर, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, फ्रीक्वेंट फॉल, बच्चे जल्दी जल्दी गिर जाते हैं, डेवलपमेंटल डिले होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लर्निंग डिफरेंसेस, डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, स्कोलियोसिस हो जाता है। मतलब कि ये देखो वैसे स्पाइनल कॉर्ड सीधी होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी दिक्कत हो जाती है, शॉर्ट स्टेचर हाइट। तो आई होप ये चीज़ तो मतलब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्लियर हो गई होगी। बाकी माइस्थेनिया ग्रेविस, इन दोनों से देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये निकलता है कि कौन ऑटो इम्यून है और कौन जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो डिस्ट्रॉफी वाला जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्योंकि जीन में यहाँ पे चेंज हो जा रहा है और ये जनरली बच्चों में हो रहा है। और जो ऑटो इम्यून वाला है ये माइस्थेनिया ग्रेविस है, जो कि क्या कर रहा है, अपने ही बॉडी के इम्यून सिस्टम को मतलब कि इफेक्ट करना शुरू करता रहा है। अब उसके बाद में थर्ड वाला जो है ये है गाउटी अर्थराइटिस, इसके बारे में भी थोड़ा सा सुन लो। गाउट इज़ अ हेरिडिटरी डिजीज मोस्ट कॉमन इन मेन, ठीक है। ये भी मेंस में ही जो है वो ज़्यादा होता है। इन विच क्या होता है कि सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स जो है वो अक्यूमुलेट होने लगते हैं जॉइंट्स में एंड इरिटेट द आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन को, ठीक है। गाउटी अर्थराइटिस जब होती है तो वहाँ पे स्वेलिंग होने लगती है जॉइंट्स पे, पेन होता है, टिश्यू डिजनरेशन होता है एंड समटाइम्स फ्यूजन ऑफ जॉइंट भी होता है। गाउटी अर्थराइटिस मोस्ट कॉमन अफेक्ट द ग्रेट टो,
ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर रूमेटिज्म या फिर रूमेटाइटिस अर्थराइटिस जो है, ये भी इट इज़ अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस है। इस कंडीशन में देखो क्या होता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि अर्थराइटिस में देखो आगे क्या रहा है ना, आइटिस करके, जो जहाँ जहाँ पर आइटिस टर्म यूज़ हो रहा है, जिसके भी मतलब लास्ट में आइटिस वाला सफिक्स है, इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेमेशन या जलन होने लगती है उस जगह पे। तो कहने का मतलब है अर्थराइटिस इज अ टर्म फॉर पेन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ अ जॉइंट्स। ठीक है, देयर आर मेनली 3 मेन टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस होते हैं। एक होता है रूमेटाइटिस अर्थराइटिस, दूसरा होता है ऑस्टियो अर्थराइटिस, और थर्ड वाला जो है वो है गाउटी अर्थराइटिस। अब रूमेटाइटिस अर्थराइटिस क्या है? इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, ये जो गाउटी था ये कैसा था? ये तो मतलब हेरिडिटी था, हेरिडिटी डिसऑर्डर था, बट ये कैसा है? ऑटो इम्यून है। रूमेटाइटिस जो है ये कैसा है? ऑटो इम्यून। ऑटोइम्यून का मतलब क्या है कि रूमेटाइटिस अर्थराइटिस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज इन विच द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी अटैक्स इट्स ओन टिश्यूज। अपने ही बॉडी के टिश्यूज पे हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम अटैक करता है। रूमेटाइटिस अर्थराइटिस इज डायग्नोज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर, यानी कि ए टाइप का जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम होता है उससे ये चीज़ को मतलब पता किया जाता है। Rheumatoid arthritis is characterized by inflammation of synovial membrane which causes swelling, pain and loss of function. Synovial membrane produces an abnormal granulation tissues called pannus. ठीक है, क्या नाम है उसका? PANNUS, pannus, which adheres to the surface of the articular cartilage and sometimes erodes the cartilage completely. मतलब cartilage को ही वो खाना शुरू कर देता है। उसके बाद दूसरा वाला आ जाता है ऑस्टियो, भी सुन लो थोड़ा सा। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज कॉमनली नोन एज वियर एंड टियर अर्थराइटिस। ठीक है, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये ऑस्टियो वाला क्या है? इसको वियर एंड टियर के नाम से जानते हैं। इज अ प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। इन ऑस्टियो अर्थराइटिस कार्टिलेज स्लोली डिजेनरेट्स एंड बोन and become exposed. Unlike rheumatoid arthritis, osteoarthritis affect mainly the articular cartilage. अगर आपसे पूछ ले कि हाँ कौन से कार्टिलेज को ये ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, तो नाम याद रखिएगा आर्टिकुलर कार्टिलेज। ऑस्टियोआर्थराइटिस फर्स्ट अफ्लिक्ट द लार्जर जॉइंट्स, जैसे कि नी, हिप, इनको पहले मतलब अफेक्ट करता है। वियर एज रूमेटाइटिस अर्थराइटिस जो है वो फर्स्ट स्ट्राइक्स स्मॉलर जॉइंट्स को। मतलब रूमेटाइटिस वाला जो है ये स्मॉलर जॉइंट्स पे पहले अफेक्ट करता है, लेकिन ऑस्टियो वाला जो है ये लार्जर जॉइंट्स पे, जैसे नी और हिप वाले हो जाते हैं। तो आई होप कि चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। बाकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेज दैट cause progressive weakness and loss of muscle mass. It is caused by mutation in the gene responsible for healthy muscle structure and function. बाकी इसी के साथ एक और आता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ये भी मस्कुलर डिसऑर्डर ही है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? लिटरली पोरस बोन्स हो जाती हैं, मोस्ट कॉमन बोन डिजीज है। और ये क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन। द बोन रीअब्जॉर्प्शन आउटपेसेस बोन फॉर्मेशन। ठीक है, इम्बैलेंस हार्मोन कैल्सिटोनिन पैराथायरॉइड यानी कि PTH और सेक्स हार्मोन डेफिशिएंसीज ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी आर द मेन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस प्राइमरीली अफेक्ट मिडल एज्ड और एल्डरली पीपल्स। मतलब कि 80% जो प्रॉब्लम है वो ऑस्टियोपोरोसिस की किसमें? फीमेल्स में ज़्यादा देखी जाती है। और इसमें हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन जो है वो क्या होने लगता है? बाकी इसमें हार्मोन में ही एस्ट्रोजन हो जाता है, PTH वगैरह हो गया, थायराइड वगैरह, ये सारे इनका रैपिड डिक्रीज जो होने लगता है। स्पेशली जो ज़्यादा माना जाता है इफेक्टिव, क्योंकि फीमेल्स में ज़्यादा होता है, और फीमेल में रैपिड डिक्रीज हो जाता है किसका? एस्ट्रोजन लेवल का हो जाता है, विच कॉजेज मेनोपॉज एट अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस। एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी इंक्रीजेस बोन ब्रेकडाउन एंड रिजल्ट्स इन द रैपिड बोन लॉस। बाकी PTH तो है ही है। PTH क्या है? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। एन ओवर एक्टिविटी ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कैन स्टिमुलेट बोन ब्रेकडाउन। मतलब ब्लड में से क्या करता है? बोन को मतलब कैल्शियम को ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देता है। दिस इंसिडेंस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इंक्रीजेस विद द एज। और बाकी थायरॉयड ग्लैंड तो है ही है। एक होता है रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोमाइलिटिस वगैरह भी। तो ये सारी देख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड बाय थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन से मतलब रिलेटेड नहीं है। तो BMR है, ब्लड कैल्शियम लेवल्स भी है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब भी है, क्योंकि थायराइड के ही मतलब डिसफंक्शन की वजह से, हाइपर की वजह से क्या होता है? कार्ब का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका वो C है। ठीक है, विटामिन D का जो
सिंथेसिस है, ये किससे है? थायराइड से रिलेटेड नहीं है। थायराइड हार्मोन रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल एज रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म इन द एडल्ट. ड्यूरिंग रिदम ऑफ बॉडी इज रेगुलेटेड बाय मेलेटोनिन hormone secreted from pineal gland. Vitamin D is synthesized by skin, liver, etc. with the help of UV rays of sun. इसलिए बोलते हैं कि सुबह सुबह की जो धूप होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी बॉडी के लिए. इसीलिए सुबह उठ करके मतलब अर्ली मॉर्निंग आप 10 से 15 मिनट अगर आप धूप में बैठते हैं या फिर आप योगा एक्सरसाइज मेडिटेशन कुछ भी करते हैं, सो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फ्रॉम द अदर सप्लीमेंट्स विच यू हैव टेकन फ्रॉम द अदर थिंग्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर्स कैन प्रिवेंट कंसेप्शन इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, बाकी तो सारे क्या है, कॉन्डम क्या है, फर्टिलाइज होने ही नहीं देता है. इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स का भी कुछ ऐसा ही है, स्पर्म की मोटिलिटी को रोक देना या फिर ओव्यूलेशन डिले कराना. इस तरीके से ट्यूबल लाइगेशन वगैरह जैसे ट्यूबिकोटॉमी वेस्कोटॉमी वगैरह हो गया, तो ये सारे तो क्या है बिफोर फर्टिलाइजेशन. तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर है जो कैसा है आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है, और ये क्या है आपका माइफप्रिस्टोन. ठीक है, माइफप्रिस्टोन जो है वो कैसे काम कर रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी आपकी प्रेगनेंसी को क्या कर रहा है, वो प्रिवेंट कर दे रहा है. माइफप्रिस्टोन इज अ ड्रग दैट ब्लॉक्स अ हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन. ध्यान रखना, ठीक है, काम क्या कर रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है हार्मोन को, जो कि क्या है हमारा प्रोजेस्टेरोन है, मेन प्रेगनेंसी हार्मोन है, दैट इज नीडेड फॉर अ प्रेगनेंसी टू कंटिन्यू. Mifepristone is used to end a pregnancy during the early part of pregnancy. ठीक है, Mifepristone is used in a regimen together with misoprostol to end pregnancy that is less than 70 days in duration. मतलब 70 डेज से कम की प्रेगनेंसी को है जिसको ये रोक सकता है. तो कई बार इसका ड्यूरेशन वगैरह भी आपसे पूछ लेगा, तो ध्यान रखिएगा. और मेडिसिन कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, रेजिमेन को मिसोप्रोस्टॉल के साथ यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, और ड्यूरेशन क्या आ जाएगा, 70 डेज से कम का होता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क एज सेकेंड मैसेंजर इन अ सेल सिग्नलिंग. देखो, दो तरीके के मैसेंजर्स होते हैं, मतलब इंट्रा होते हैं और इंट्रासेलुलर होते हैं. ठीक है, तो बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है वो काफ़ी लेंदी हो चुकी है. तो मैं सिंपली तुम्हें ये बता दूं कि सेकेंडरी मैसेंजर्स कौन कौन से होते हैं सेल सिग्नलिंग में. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी इस जगह पे कि जो मतलब कि हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल नेचर जो है इनका वो बेसिकली दो तरीके का होता है. ठीक है, कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स से. ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स मतलब कि वो मेम्ब्रेन के बाहर ही जो है वो मतलब अपना काम मतलब बाहर तक की मेम्ब्रेन तक ही उनका काम होता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर सेलुलर बोलते हैं. ये कैसे होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन तक ही काम करते हैं, मेम्ब्रेन पे ही काम करते हैं. डू नॉट एंटर द टारगेट सेल, टारगेट सेल पे एंट्री नहीं करते हैं. इस वजह से मतलब इनको सेकेंडरी मैसेंजर्स की ज़रूरत पड़ती है, बट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर्स. जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं तो साइक्लिक एएमपी आ जाता है, साइक्लिक एएमपी हो गया, सीजीएम मतलब कि कैल्शियम आयंस हो गए, इनोसिटॉल फॉस्फेट आ जाता है आपका, इनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट जिसको IP3 बोलते हैं. और उसके बाद में फिर आ जाता है आपका डाई एसाइल ग्लिसरॉल, DHG वगैरह जो हैं ये सारे कैसे हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स के एग्जांपल हैं. विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म. और जो इंट्रासेलुलर होते हैं यानी कि हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, यानी कि जो सेल के अंदर जा कर के न्यूक्लियस के मतलब मेम्ब्रेन के साथ में बाउंड करके या फिर उसके अंदर एंट्री करके काम करते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, वो हमारे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं. जो एक्स्ट्रा सेलुलर वाले हैं इसमें जनरली आपको प्रोटीन हार्मोन्स देखने को मिलेंगे. एग्जांपल्स मैं बोल रही हूँ, आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो. इसमें जनरली प्रोटीन्स हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, पिट्यूटरी हार्मोन हो गया, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हो जाते हैं, HCG हो जाता है, HCS हो जाएगा, रिलैक्सिन, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन वगैरह, ये सारे कैसे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर आ जाते हैं, यानी कि प्रोटीन हार्मोन्स हो जाते हैं. और जो मतलब कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर काम करते हैं, जिनको मतलब सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं पड़ती है वो कौन से आ जाते हैं हमारे, वो स्टेरॉयड हार्मोन्स हो जाते हैं. अब स्टेरॉयड हार्मोन्स का एग्जांपल आप नोट कर लो, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा, प्लेसेंटल एस्ट्राडियोल आ जाता है, प्रोजेस्टेरोन आ जाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस, ओवरीज, ये सारे कैसे हैं, इनमें स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं.
तो ये क्या करते हैं, इसमें सिंपली इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि स्टेरॉयड हार्मोन्स आ जाएंगे, आइडोथायरोनिन वगैरह ये सारे। दे मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और उसके बाद में विद द जीनोम, यानी कि ये कहाँ सीधे जा कर के न्यूक्लियस के अंदर जो भी है वो इनके सारी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म होती हैं। तो यहाँ पे जो बात कर रहे थे हम लोग कि सेकेंडरी मैसेंजर्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपका आ जाता है, वो आ जाता है CAMP, ठीक है, CAMP, CGMP, ये सारे आ जाएंगे, इनोसिटॉल आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, और साथ ही साथ आप लोग नोट कर लो IP3, जिसको मैंने क्या बताया था, इनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट आ जाता है, और एक होता है DAG, ये नाम नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल। इसके साथ ही साथ और भी आप नोट कर सकते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड NO भी जो है वो क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे काम किया जाता है। और साथ ही साथ CGMP हो ही गया है, और क्या नहीं लिखा था हमने, CAMP, ठीक है, CAMP, मतलब C जो है ये क्या होता है कि स्मॉल लेटर में होता है, CAMP क्या है, is a derivative of ATP, is widely used second messenger that activates protein kinases leading to a variety of cellular responses, ठीक है। ये CAMP की बात हो गई। कैल्शियम आयंस का काम क्या होता है, कैल्शियम आयंस आर कॉमन एंड वर्सेटाइल सेकेंड मैसेंजर प्लेइंग रोल्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज एंड अदर सेलुलर प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। IP3 का जो है इनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट, इसका काम है, IP3 इज जनरेटेड फ्रॉम अ फॉस्फोलिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन होती है आपकी, उससे ये जनरेट होता है, एंड एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर टू रिलीज कैल्शियम फ्रॉम इंट्रासेलुलर स्टोर, से ही क्या करता है, कैल्शियम को रिलीज करता है। DAG की बात करते हैं तो DAG क्या है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल है, इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम फॉस्फोलिपिड, ये भी फॉस्फोलिपिड से ही डिराइव होता है, मतलब ये दोनों किससे डिराइव हो रहे हैं, फॉस्फोलिपिड से। एक्टिवेट किसको करता है, प्रोटीन काइनेज को, प्रोटीन काइनेज C, यानी कि PKC को ये एक्टिवेट करता है, विच फॉस्फोराइलेट्स, जो कि फॉस्फोराइलेट करता है अदर प्रोटीन्स को, लीडिंग टू सेलुलर रिस्पॉन्सेज। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, गैसियस है, सेकेंड मैसेंजर है, दैट डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल एंड एक्टिवेट गोनाइलेट साइक्लेज लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ CGMP। और फिर ये किसको मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, NO जो है वो CGMP को प्रोड्यूस करवाता है। CGMP क्या है, असाइक्लिक न्यूक्लियोटाइड सिमिलर टू CAMP की तरह ही सिमिलर है, एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज G को, यानी कि ये किसको एक्टिवेट कर रहा है, PKG को एक्टिवेट कर रहा है, और ये किसको कर रहा था, PKC को कर रहा था, ठीक है, एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज C, और ये प्रोटीन काइनेज G को एक्टिवेट करता है। बाकी गैसेस और फ्री रेडिकल्स में भी कुछ होते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड तो गैसेस में आ जाएगा, इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S भी है, वो भी क्या है, एज ए सेकेंड मैसेंजर के तौर पे यूज़ किया जाता है, मतलब यूज़ काम करता है सेल सिग्नलिंग में। तो आपका आंसर जो है वो मतलब सिंपली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्या है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। सेकेंड मैसेंजर आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस दैट रिले सिग्नल रिसीव्ड बाय सेल सरफेस रिसेप्टर्स टू प्रोटीन्स को। अब कोलेस्ट्रॉल डज नॉट फंक्शन एज सेकेंड मैसेंजर इन अ सेल सिग्नलिंग। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम गिवन टू अ सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ड्राइड स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के ड्राइड स्पेसिमेंस भाई सीधी सी बात है आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, हर्बेरियम में मिलेंगे, बोटेनिकल गार्डन में तो जीते जागते पेड़ हरे भरे दिखाई देते हैं, बोटेनिकल पार्क में भी मतलब उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी, म्यूजियम जो है वहाँ पे जनरली ये जोलॉजिकल एनिमल्स के लिए होता है, बाकी प्लांट्स के भी कुछ हो सकते हैं कलेक्शन, लेकिन ड्राइड स्पेसिमेन की अगर बात करेंगे तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, वो हर्बेरियम है। हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन एसोसिएटेड विद डाटा यूज्ड फॉर साइंटिफिक स्टडी, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट्स माउंटेड ऑन द पेपर। हर्बेरियम कलेक्शन आर ऑफर हाउस्ड इन बोटेनिकल गार्डन्स, आर्बोरेटियम्स, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम और यूनिवर्सिटीज़ में भी रखे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अगेन दिस वन इज important. In muscle physiology, what is the term given to the larger contractions resulting from stimuli arriving at different times। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइम पे जो स्टिमुलेशंस आ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में लार्जर कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका, मसल फटीग होगा नहीं, अनयूज्ड अनफ्यूज्ड टिटनेस भी नहीं है, मसल टोन नहीं है, यहाँ पे आंसर जो है ये आपका आ जाएगा वेव समेशन हो जाएगा, ठीक है।
वेव समेशन इससे पहले भी था उस वाले ऑप्शन में, इसलिए मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसके मतलब एक्सप्लेन करने की नीड है। तो इसमें होता क्या है, वेव समेशन अकर्स व्हेन स्टिमुलेशंस आर डिलीवर्ड टू अ मसल फाइबर फास्टर देन इट इज एबल टू कम्प्लीटली रिलैक्स। मतलब एक जो रेगुलर इंटरवल होता है उससे कहीं ज़्यादा फास्टर रेट पे आने लगती हैं, ठीक है, मसल फाइबर फास्टर देन इट्स एबल टू कम्प्लीटली रिलैक्स। इससे क्या होता है, रिपीटेड ट्विच होने लगता है, रिपीटेड ट्विच कॉन्ट्रेक्शंस वेयर द प्रीवियस ट्विच हैज़ नॉट रिलैक्स्ड कम्प्लीटली आर कॉल्ड अ समेशन। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, समेशन कहलाता है। समेशन इन द सेंस वेव समेशन कहलाएगा। मतलब पहला जो वेव आया था, जो रिस्पॉन्स आया था, उसको लेकर के वो पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हुआ, और फिर अगला अगला जो है वो मतलब रिस्पॉन्स स्टिमुलस फिर से आ गया, सो इट लीड्स टू वेव समेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फैटी एसिड, प्लांट का फैटी एसिड है, इज यूज टू सिंथेसाइज ओमेगा 3। ओमेगा 3 वगैरह तो जनरली बताते हैं ना, फिशेस वगैरह से लिया जाता है, बट यहाँ पे ये बताना है कि प्लांट का कौन सा प्लांट का फैटी एसिड है जिसको सिंथेसाइज करते हैं, यूज टू सिंथेसाइज ओमेगा 3 फैट इन एनिमल्स। या मतलब सिंपली ये कह सकते हो कि प्लांट्स एनिमल्स जो है वो प्लांट का कौन सा फैटी एसिड यूज़ करते हैं ओमेगा 3 की सिंथेसिस के लिए, क्योंकि ओमेगा 3 जनरली फिशेस वगैरह में देखने को आता है। तो लिनोलेनिक, अल्फा लिनोलेनिक, ओलेइक और पाल्मिटोलिक। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका वो है अल्फा लिनोलेनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी मतलब फ़िशेज़ की अगर मैं बात करूँ तो फैटी फ़िशेज़ जो होती हैं, जैसे कि सैल्मन हो गया, मैकरल हो गया, सार्डिन्स वगैरह और हेरिंग फ़िशेज़, इन सब में पाया जाता है। बाकी प्लांट बेस्ड सोर्स की बात करती हूँ तो फ्लैक्सीड में होता है, चिया सीड में होता है, वॉलनट और सोयाबीन ऑयल वगैरह में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सारी चीज़ें इन द सेंस ओमेगा 3। अब देखो क्या है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड इज़ अ टाइप ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड फाउंड इन प्लांट विच आर सिमिलर टू द ओमेगा 3 फैटी एसिड दैट आर इन फिश ऑयल। The primary role of alpha linolenic acid is as the parent fatty acid for the synthesis of EPA और DHA। ठीक है, इसके मतलब कि इसके लिए जो है ये क्या है, इसकी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ एल्गल ऑयल वगैरह भी होते हैं जो भी क्या है यूज़ किए जाते हैं। फुल फॉर्म आ जाता है, या मतलब वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो EPA का होता है आइकोसा पेंटेनोइक एसिड, और DHA का होता है डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द टर्म गिवन टू सिग्नल बिल्डअप ड्यू टू रिपीटेड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाय सिग्नल प्रीसाइनेप्टिक एंड बल्ब इन नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका वो हो जाएगा टेम्पोरल समेशन आ जाएगा। ठीक है, देखो एक्सप्लेनेशन में क्या मेंशन है, टेम्पोरल समेशन इन्वॉल्व्स अ सिग्नल प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन रैपिड सिग्नल्स टू a signal post synaptic neuron synapse. Temporal summation is the addition of quickly occurring stimuli at the signal synapse that is active repeatedly. Next है क्वेश्चन नंबर 24, which of the following takes place under influence of dihydrotestosterone DHT during embryonic development। तो कहने का मतलब ये है कि जो डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन है, DHT है, जैसा नाम ही इंडिकेट कर रहा है टेस्टोस्टेरोन, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये क्या काम करेगा, डेवलपमेंट ऑफ वोल्फियन डक्ट, या डेवलपमेंट ऑफ सेमिनल वेसिकल, डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटिलिया, या फिर मस्कुलाइनाइजेशन ऑफ ब्रेन। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटिलिया। Dihydroxytestosterone is a hormone that contributes to the development of sexual structures and characteristics in people assigned male at birth। ठीक है, development of the external genitalia is a complicated process involving a constellation of individuals' disparate morphogenetic events। Next question number 25, which of the following is an example of homologous organs। होमोलोगस, एनालोगस, ये सारे तो पता ही होंगे ना। होमोलोगस मतलब क्या होता है, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, और एनालॉगस का होता है डिफरेंट ओरिजिन और सेम फंक्शन होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शंस देखो वो क्या मेंशन है, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, माउथ पार्ट जो है वो क्या है, अलग अलग, मतलब कि सेम ओरिजिन होता है लेकिन फंक्शन क्या होता है उनमें अलग अलग होता है। विंग्स ऑफ बर्ड्स और इंसेक्ट्स दोनों उड़ने के काम आते हैं, तो ये तो किस में आ जाएंगे, आपके एना में आ जाएंगे। वेस्टिजियल ऑर्गन्स का यहाँ पर कोई वो है नहीं। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट दोनों ये क्या हैं, डिफरेंट ओरिजिन।
विंग्स ऑफ बैट, और ये भी किस में आ जाते हैं आपके एनालॉगस। तो आंसर जो बचता है वो क्या है, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, ये किस में आ जाएंगे, इंसेक्ट्स के एनालॉगस मतलब होमोलोगस में आ जाएंगे। होमोलोगस ऑर्गन्स आर इनहेरिटेड बाय टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट फ्रॉम द सेम एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री है फिर उनका ओरिजिन जो है वो क्या होता है, सेम होता है। विच आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी वाइल डिफरेंट इन फंक्शन। जैसे कि माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच हो गया, मॉस्किटो हो गया, हनी बी हो गया, ये सारे होमोलोगस तो हैं लेकिन इनका मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है काम, और हैविंग सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर्स। जैसे कॉकरोच की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब कैसा होता है, बाइटिंग एंड चिविंग होते हैं ना माउथ पार्ट्स, लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम, ये सारे हो जाते हैं। मॉस्किटो में मतलब कि सकिंग टाइप का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सॉन्स इज नॉट अ फाइलम। कौन सा टेक्सॉन है इसमें जो फाइलम नहीं है। तो फाइलम की बात करते हैं, आर्थ्रोपोडा, एस्केहेलमिंथेस, इकाइनोडर्मेटा हो जाएंगे। लेकिन वर्टिब्रेटा जो है ये क्या है, सब फाइलम है, नॉट अ फाइलम। वर्टिब्रेटा इज अ सब फाइलम ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा का सब फाइलम है। वर्टिब्रेटा इज एन एनिमल फाइलम दैट हैज अ बैकबोन एंड skeletal system include species such as including species such as fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीनोफोर्स। टीनोफोरा यानी कि जो तीसरा वाला फाइलम है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोर्स। तो टीनोफोर्स में जो है इसमें से क्या नहीं पाया जाता है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। तो वहाँ पे देखो जो पॉलीमॉर्फिज्म है, कोलोब्लास्ट है, लार्वल फॉर्म्स है, मिजोग्लिया वगैरह सारा है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो नहीं देखने को मिलती। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो किसका फीचर आता है, हमारे नाइडेरियंस का आ जाता है, ठीक है, जिसमें मेडूसा, पॉलिप, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दे रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मल्टीपल फॉर्म्स दैट इज इधर टू और मोर क्लियरली डिफरेंट मॉर्फ या फॉर्म्स, ठीक है, विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डाइवर्स इंडिविजुअल विद इन अ पॉपुलेशन एंड एग्जिबिट बाय मेंबर ऑफ द किंगडम नाइडेरियंस, ठीक है, नाइडेरियंस का ही फीचर है। पॉलिप जो है वो फ्री है, स्विमिंग है, वाइल मेडूसा जो है वो एक्टिवली स्विमिंग है। और मतलब पॉलिप क्या है, सीडेंट्री है और सेसाइल होता है। मेडूसा कैसा है, फ्री है, स्विमिंग है, अम्ब्रेला शेप है। Some species belonging to this phylum can exist in two or more different forms alternatively. पॉलिप, इस लाइन का मतलब यही है कि पॉलिप जो है वो एसेक्सुअली मेडुला में चेंज हो जाता है और मेडुला सेक्सुअली पॉलिप में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन ह्यूमन मेल फर्टिलिटी डिसऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज टर्म्ड एज एस्थीनोस्पर्मिया। तो ये किस कंडीशन में आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे देखो डेड स्पर्म होगा, अनडिसेंडेंट टेस्टिस नहीं है, यहाँ पे स्लो मूविंग स्पर्म्स, ठीक है, ये इसकी मोटिलिटी के बेस्ड पे मतलब ये दिया जा रहा है इस कंडीशन को, मतलब स्लो मूविंग मोटिलिटी जो स्पर्म्स में होती है उस टर्म को या उस कंडीशन को बोलते हैं एस्थीनोस्पर्मिया, ठीक है। एस्थीनोस्पर्मिया इज एन इनफर्टिलिटी कंडीशन Asthenospermia is an infertility condition in which a person reduces sperm की motility. Asthenospermia is most often seen with defects in sperm morphology और teratospermia. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेच्योर मिल्क सप्लाई फ्रॉम मेमरी ग्लैंड इज रिफर टू एज। मतलब मेच्योर मिल्क की सप्लाई हो रही है मेमरी ग्लैंड से तो ये क्या कंडीशन कहलाएगी, गैलेक्टोपोएसिस कहलाएगी, ठीक है, लैक्टोजेनेसिस नहीं होगी। बाकी ऑप्शंस देख लो ठीक ठाक बढ़िया से, कन्फ्यूज़न के लिए मेमोजेनेसिस भी दे रखा था, लैक्टोजेनेसिस भी दे रखा था, बट जो आपका आंसर है वो क्या है, गैलेक्टोपोइसिस होगा। गैलेक्टोपोइसिस डिपेंड ऑन रिमूवल ऑफ मिल्क एंड अ सक्लिंग और मिल्किंग स्टिमुलस इन एन एनिमल। मिल्क सिंथेसिस विल नॉट कंटिन्यू इफ द प्रोडक्ट इज नॉट इफेक्टिवली रिमूव्ड, ठीक है। प्रोलैक्टिन इज रिलीज्ड एट मिल्किंग अलॉन्ग विद एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH के साथ में, और साथ ही साथ कौन इन्वॉल्व होता है वहाँ पर, आपका ऑक्सीटोसिन होता है, तभी प्रोलैक्टिन जो है वो रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट करता है गैलेक्टोपोएटिक्स इन हेल्दी लैक्टेटिंग वुमेन में। तो याद रखना कौन कर रहा है ये काम, ग्रोथ हार्मोन का काम है। प्रोलैक्टिन वगैरह मत लगाना, ऑक्सीटोसिन भी मत लगाना, ऑक्सीटोसिन रिलीजिंग के लिए होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्म लेयर्स, ठीक है, जर्म लेयर्स कौन कौन सी हैं, एक्टोमीजो एंडो कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जेनेटल सिस्टम। जेनेटल सिस्टम
कौन कौन सी लेयर्स जो हैं वो मिल करके बनाती हैं। तो इसका आंसर जनरली मेरे हिसाब से तो मेसोडर्म ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखते हैं इन्होंने क्या दिया यहाँ पे। ये तीनों दे रहे हैं, ठीक है। क्या दे रहे हैं? जर्म लेयर्स एक बार देख लेते हैं। जर्म लेयर्स फॉर्म्ड इन द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ द एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। जर्म लेयर्स फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रोलेशंस। गैस्ट्रोलेशन के टाइम में जर्म लेयर बन जाती है, ठीक है। बट कह रहे हैं कि ऑल द 3 जर्म लेयर्स पार्टिसिपेट इन एक्सटर्नल जेनेटिलिया डेवलपमेंट। बाकी जो मुझे लग रहा है इसका आंसर वो ये होना चाहिए कि मेसोडर्म ही है। द मेसोडर्म, स्पेसिफिकली द इंटरमीडिएट मेसोडर्म, इज द germ layer that contribute to the formation of genital system including gonads and their associated ducts में आ जाएगा। बाकी यहाँ पे देखो जेनेटल सिस्टम बोल रहा है तो 3 germ layers आ जाती हैं, मतलब एक्टो, मीजो, एंडो। मेसोडर्म जो है वो क्या क्या बनाती है? ये बनाती है हमारे मसल्स को, कनेक्टिव टिश्यू को, बोन, ब्लड और यूरोजेनाइटल सिस्टम यानी कि किडनी, गोनाड और देयर डक्ट्स। और जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म होता है, ये स्पेसिफिक रीजन है, कॉल्ड द इंटरमीडिएट मेसोडर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द यूरोजेनाइटल सिस्टम इंक्लूडिंग द गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज एंड देयर एसोसिएटेड डक्ट्स। बाकी आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है ना वो मैंने मेसोडर्म ही पढ़ा है अब तक। बाकी एक्टोडर्म की अगर मैं बात करूँ तो एक्टोडर्म देखो क्या क्या बनाता है। एक्टोडर्म जो सबसे बाहर वाला है, नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स हो जाएंगी। स्किन में स्किन यानी कि एपिडर्मिस, हेयर, नेल, टूथ, इनेमल, लाइनिंग ऑफ द माउथ, नोज, लेंस ऑफ द आई एंड सर्टेन ग्लैंड्स को बनाता है। मेसोडर्म मसल्स बनाएगा सारी, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, बोन्स बनाता है, कार्टिलेज बनाता है, ब्लड बनाता है, ब्लड वेसल्स बनाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम, किडनी, गोनैड, डर्मिस ऑफ द स्किन, ठीक है, एपिडर्मिस नहीं, डर्मिस ऑफ द स्किन एंड लाइनिंग ऑफ द सीलोम का फॉर्मेशन मेसोडर्म करती है। फिर एंडोडर्म की बात करते हैं तो ये एंडोडर्म सबसे अंदर वाली यानी कि लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग बनाती है, जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन की लाइनिंग, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड और ब्लैडर वगैरह का फॉर्मेशन जो है ये कौन कर रहा है? हमारा एंडोडर्म करता है। कहने का मतलब है कि तो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे जो लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ए ही होना चाहिए। बाकी आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन का फीचर इसमें से क्या नहीं है? तो ये है प्लीके सर्कुलर्स, फिर है प्रेजेंस ऑफ टीनिया कोलाई, ठीक है, टीनिया कोलाई की उपस्थिति। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर बी ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये किसका है? ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का है, इंटेस्टाइन का हो जाएगा। और यहाँ पे पूछ किसका रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पूछ रहा है। और बाकी ऑप्शंस क्या है? न्यूमरस विलाई वो स्मॉल में होते हैं, प्रेजेंस ऑफ गॉबलेट सेल्स भी उसमें होते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज एन ऑर्गन इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, वेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड टेक्स प्लेस। इन टीनिया कोलाई मसल लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द propulsion of gut content by peristalsis which is the feature of the large intestine, ठीक है। तो इसीलिए बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक इसको वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दीज थिंग्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।